प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगले मुकर्रिर औरंगाबाद से तशरीफ़ लाए ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब, जनरल सेक्रेटरी वहदत इस्लामी हिंद, इनको इस शेर के साथ दावत देता हूँ कि तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक़ तुझे मेरी तरह साहिब इसरार करे, वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक, तुझे हाजिर व मौजूद से बेराज करे। मौलाना ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब, जनरल सेक्रेटरी वहदत इस्लामी हिंद, आए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला फ़िल कुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्ज़िना औ लतअदुन्न फ़ी मिल्लतिना फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनहकुन्ना ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मौलाना करीम। और काफिरों ने अपने रसूलों से कहा कि हम तुम्हें अपनी ज़मीन से निकाल देंगे या तुम्हें हमारी मिल्लत में लौट आना होगा। तब हुक्म भेजा उनको उनके रब ने कि हम गारत करेंगे उन जालिमों को जो ये कहते थे। मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों, स्टेज पे बैठे हुए हज़रत मौलाना महफूज उमरैन साहब और हमारे साथी एडवोकेट गायकवाड़ साहब और स्टेज पे बैठे हुए दीगर मुक़र्रिरीन हज़रात, मैंने ये आयत इसलिए आपके सामने तिलावत की है कि दुनिया का आगाज़ ही हक़ व बातिल की कशमकश से हुआ है और हज़रत आदम और हज़रत हवा के ख़िलाफ़ में शैतान की जो सरगज़िश्त है, जो कुरान बयान करता है, वो हमें बतलाती है कि झूठ और सच की लड़ाई पहले दिन ही से है और क़यामत तक बाकी रहेगी। जो हक़ के अलमबरदार है वो अपनी बात कहते रहेंगे और जो बातिल के अलमबरदार है वो अपने काम करते रहेंगे। कभी ऐसा होगा कि हक़ गालिब होगा और कभी ऐसा होगा कि बातिल गालिब होगा, लेकिन आखिर में हमें ये बताया गया है कि हक़ ही का गलबा होगा, सच्चाई ही की जीत होगी, सच ही दुनिया में गालिब होगा। अहले हक़ के ख़िलाफ़ में जो अहले बातिल कहते हैं, वो ज़माना बदलता है, मंज़र बदलते हैं, किरदार बदलते हैं, लेकिन उसकी रूह और उनके रवैये बदलते नहीं। हज़ारों हज़ार साल पहले भी जो बात कही गई थी, आज भी वही बात की जा रही है। और कुरान मजीद में इन जनरल बात कही है कि रसूलों से उनके वक्त के सरदारों ने और चौधरियों ने जो बात कही थी, मलाए कौम ने जो बात कही थी, उस वक्त के जो पॉलिटिकल लीडर्स होते थे, जो गवर्नमेंट चलाते थे, अपने अहकामात सादिर करते थे, उन्होंने जो बात कही है, कुरान ने उसको इन जनरल कोट किया है। उन्होंने कहा है कि देखो, तुम जो बात कह रहे हो, या तो तुमको हम अपनी ज़मीन से निकाल बाहर करेंगे, या तो फिर तुम्हें हमारी अपनी मिल्लत में वापस आना होगा। ये दो ही मुतालिबे उनके सामने रखे जाते थे। तुम जो बात से कह रहे हो, तुम जो सच्चाई का ऐलान कर रहे हो, तुम हक़ के साथ जो रहना चाहते हो, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। या तो तुम्हें ज़मीन से हम बाहर कर देंगे, या तो वापस तुम्हारी घर वापसी होगी। और ये दो मुतालिबात शुरू से लेकर आखिर तक, ता क़यामत तक उन लोगों के रहेंगे जो हमेशा बातिल के अलमबरदार रहे हैं। ये CAA, NRC और NPR का ये जो पूरा प्रोसेस है, यही दो मुतालिबात का आपके सामने रखता है। यही दो मुतालिबात आपके सामने रखता है। NRC
आपको इस मुल्क की शहरियत से खत्म करके आपको इस जमीन से काट कर बाहर भी जाना चाहती है। एनआरसी के अंदर जिनके नाम होंगे वही इस मुल्क के शहरी होंगे, और एनआरसी से बाहर जिसका नाम होगा वो इस मुल्क को उसे छोड़कर जाना होगा या डिटेंशन कैंप में जिंदगी गुजारनी होगी। इस जमीन से निकाल दिए जाओगे। और सीएए का कानून यह है कि तुम्हें फिर वापस हमारी मिल्लत पे आना होगा। सीएए के तहत अगर शहरियत चाहते हो, उसके जरिए से सिटीजनशिप चाहते हो, नागरिकता अगर तुम्हें चाहिए, ये सीएए का कानून बनाया गया है, तो फिर या तो तुम्हें अपने आप को उन लोगों में शामिल करना होगा जिनको सिटीजनशिप दी जा रही है, या तो तुम्हें हिंदू बनना होगा, या तो तुम्हें सिख बनना होगा, या तो तुम्हें पारसी बनना होगा, या तो तुम्हें ईसाई बनना होगा। अगर तुम ये बनते हो तो सिटीजनशिप तुम्हें दी जाएगी। और अगर इसके अलावा कोई तुम्हारा मुतालबा है तो तुम्हें यहां से निकलना पड़ेगा। नतीजे के तौर पे क्या होगा? नतीजे के तौर पे कमजोर ईमान वाले, दीन का इल्म जिनको नहीं है उनका मामला, बहुत सारे लोग जो जहालत की जिंदगी गुजार रहे हैं वो अपने दीन को छोड़कर ये लिस्ट से निकलकर इस लिस्ट में आ जाएंगे। जो नागरिकता जिनके पेश नजर है, जो सिर्फ सिटीजनशिप चाहते हैं, वो इस लिस्ट से निकलकर इस लिस्ट में आ जाएंगे। क्यों? कि दूसरों को किसी न किसी दर्जे में नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन वो लोग जो मुसलमान कहलाते हैं उनको नागरिकता कौन देगा? इससे मजबूरन वो इस लिस्ट से निकलकर इस लिस्ट में आ जाएंगे। गोया इर्तिदाद की एक लहर का फिर से चलन होगा। ये मिल्लत पे वापस आना होगा। एनआरसी इस जमीन से निकालने वालों के लिए निकलने वालों के लिए बनाई गई है, और सीएए का कानून घर वापसी के लिए बनाया गया है। और ये शुरू से लेकर आखिर तक ये रुदाद है उस कश्मकश की जो सच्चाई, झूठ और सच की, हक और बातिल की कश्मकश के नतीजे में बर्पा होती है। जरा समझे हम ये सीएए, एनआरसी और एनपीआर का खेल क्या है। बहुत सिंपल खेल है। आपके घर पे कुछ लोग आएंगे जो आपसे मुतालबा करेंगे कि आप अपना नाम बताइए। हर 10 साल में आते रहे हैं, अब तक कोई पंगा नहीं हुआ है किसी से कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं हुआ है। लेकिन ये 2014 के बाद जो विभिन्न किस्म के जो फैसले हो रहे हैं, जो पॉलिटिकल रिजिम जब से आई है, आरएसएस ब्रांड और कंट्रोल करने वाली जो गवर्नमेंट आरएसएस के जरिए से आई है, उसने जो बड़े बड़े फैसले किए हैं उनमें से ये फैसला भी है कि इसको इंप्लीमेंट किया जाए। कि कुछ लोग आएंगे आपसे पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, आपने क्या पढ़ा है, क्या कमाते हो, पैन कार्ड क्या है, पासपोर्ट का क्या मामला है। कई सवालात पूछेंगे। उसमें ये भी पूछेंगे कि आपके वालिद नाम क्या है, कहां पैदा हुए, किस गांव में पैदा हुए, सब पूछकर लिख कर ले जाएंगे। अभी आपसे कोई दस्तावेज मांगा नहीं जाएगा, आपसे तो सिर्फ पूछकर फॉर्म भरा जाएगा और ले जाया जाएगा। और तहसील ऑफिस के अंदर बैठकर, तहसील ऑफिस में बैठकर इसको स्क्रूटी की जाएगी। देखा जाएगा कि किसने गलत इंफॉर्मेशन दी है, किसने क्या भरा है, वो देखा जाएगा। और तहसीलदार रैंक का ऑफिसर किसी नाम के आगे डी लिख देगा। ये डी क्या है? ये डाउटफुल सिटीजन, ऐसा शहरी जिस पर शक है। ये डी अगर जिसके नाम के आगे लिख दिया जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से उसको एक नोटिस मिलेगा कि आपने जो इंफॉर्मेशन दी है उसके पुरावे सबमिट किए जाएं। जो इंफॉर्मेशन दी है उसके दस्तावेजात सबमिट करें, और दस्तावेजात आपको ले जाने पड़ेंगे। ये तीसरे मरहले में जब दस्तावेजात आप पेश करेंगे, अगर वो दस्तावेजात ठीक रहे तो आप यहां के शहरी मान लिए जाएंगे। लेकिन दस्तावेजात में कोई गड़बड़ रही, या उनके मनपसंद चीजें ना रही, या स्पेलिंग में कोई गड़बड़ रही, या अधूरे कागजात रहे, तो फिर आपको वो प्रोसेस से गुजारा जाएगा जिसका आखिरी जो नतीजा है वो डिटेंशन कैंप। आपसे कहा जाएगा कि फला ट्रिब्यूनल में जाके हाजिरी दीजिए,
दस्तावेजात वहां पेश कीजिए। वहां दस्तावेजात पेश करने पर वो स्क्रूटी करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने में कितने दिन लगाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस वेरिफिकेशन में कितना करप्शन चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कहां कहां से किधर बुलाए जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और उसके बाद अगर वो ठीक ठाक निकले तो आपकी शरीयत कबूल, अगर उसमें से कोई कमी बेशी निकली तो वो ट्रिब्यूनल उठाकर अदालत के जरिए से आपको डिटेंशन कैंप में डाल देगा। अब यहां पर सीएए का कानून आता है। एनआरपी जो है, एनपीआर जो है, बेसिकली डी फैक्टर्स के साथ आएगी। डी फैक्टर्स आपको अदालत की जो है ट्रिब्यूनल के जरिए ले जाया जाएगा। एनआरसी वहां पे लगेगी, एनआरसी से आपको बाहर किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपको सीएए के जरिए से आपकी स्कूटी की जाएगी। अगर कोई गैर मुस्लिम है, कोई नॉन मुस्लिम है, उसको शरीयत दे दी जाएगी। लेकिन कोई मुसलमान है उसको शरीयत नहीं दी जाएगी, या तो उसे मुल्क से बाहर कर दिया जाएगा या डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। यह है सीएए, सिंपल। तो क्या सिर्फ सीएए मुसलमानों के खिलाफ है? यह कानून सिर्फ मुसलमानों को जो है प्रताड़ित करता है, या ये जो प्रोसिक्यूट करता है सिर्फ मुसलमानों को? नहीं, बल्कि मुसलमानों के बाद दलितों को, दलितों के बाद जो है माइनॉरिटीज को, एससी एसटी, इस मुल्क की 40% आबादी जो है सबको मुतासिर करेगा यह कानून। 40% लोग लाइन में खड़े रहेंगे, लाइन में 100% लोग खड़े रहेंगे, लेकिन मुतासिर जो होंगे वो 40% लोग। और 40% लोग, अगर यहाँ की आबादी 40% अगर लाइन में खड़ी हुई होती है, परेशान हाल होती है, तो इस मुल्क का क्या होगा? कितने लोग हैं जो गन्ना तोड़ते हैं? कभी आपने देखा है उनका कोई पेपर उनके पास होता है? जो पत्थर तोड़ते हैं सड़कों पर, आप जो स्टेज पे बैठे हुए या मौजूद हजरात जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, इनकी नागरिकता तो नहीं छीन सकते क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो पत्थर तोड़ते हैं, जो गन्ने के खेत में गन्ना काटते हैं, जो शेतकरी के खेत में जो है मजदूरी करते हैं? वो आदिवासियों का क्या होगा जो है शहर शहर घूमते हैं? वो बंजारों का क्या होगा जिनका कोई एक ठिकाना नहीं है? उन गरीबों का क्या होगा जो मेहनत मजदूरी करके एक से दूसरे शहर चलते रहते हैं? यहां पर 80% से ज्यादा वो लोग हैं जिनका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है। 1 अरब 36 करोड़ इंसानों में से 80% वो लोग हैं जिनका परमानेंट एड्रेस नहीं है। आप क्या इंफॉर्मेशन देंगे? और ये इंफॉर्मेशन अगर दी जाएगी तो झूठ कहकर उसको गलत करके आपके आगे डी लिख दिया जाएगा और एक बड़ी तादाद जो है डिफेक्टिव सिटीजन के अंदर शुमार होगी। ये प्रोसेस के जरिए से ये गवर्नमेंट चाहती क्या है? ये गवर्नमेंट अगर किसी ऐसे बंदे को तलाश करना चाहती है जो गैर मुल्की है, बाहर से आया है, तो उसको ढूंढे। ये पुलिस की और खुफिया यंत्रणा क्या करती है? इनको ये काम दिया जाए कि ढूंढे वो कौन ऐसे लोग हैं जो बाहर के मुल्कों से घुस-पिट कर आए हैं, उनको पकड़कर पूछे कि तुम साबित करो कि तुम भारत के हो या नहीं हो। लेकिन 1 अरब 37 करोड़ लोगों से कहा जा रहा है कि तुम साबित करो कि तुम भारतीय हो कि नहीं हो। यह अजीब मंतक है कि 1000-2000 लोगों के लिए कितने लोग पकड़े गए हैं बांग्लादेशी आज तक? कितने लोग पाकिस्तानी पकड़े गए हैं? कोई है रिकॉर्ड? कितने अफगानिस्तान के लोग पकड़े गए हैं यहां पर? अरे तुमने तो सिटीजन एक्ट के तहत उनको नागरिकता दे रखी है। पार्टीशन से अब तक लेकर 33,000 को 33,000 लोगों को तुमने नागरिकता दे रखी है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लोग हैं। यह होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है। तुमने तो उनको नागरिकता दे रखी है, लेकिन यहां के नागरिकों को तुम प्रताड़ित करना चाहते हो, उनसे पूछना चाहते हो कि तुम भारतीय हो या नहीं हो। यह ऐसे ही सवाल है कि किसी से पूछा जाए कि तुम्हारा बाप है या नहीं है। जब आदमी के पैदाइश को लेकर सवाल हो, उसी तरह नागरिकता को लेकर सवाल किया जा रहा है। और बेशर्मी के साथ इसका जवाब जो लोग देंगे, उनके लिए डिटेंशन कैंप,
उनके लिए जो है सारी मुश्किलात की एक पूरी तफसीलात हैं जो बयान की गई है। अफसोस की बात यह है कि बड़े बेशर्मी से हमें साबित करना पड़ेगा कि हम भारत के लोग हैं। अरे हम वो लोग हैं जब अंग्रेजों ने यहां कूट कूट कर हुकूमत करना शुरू की थी, उस वक्त हमने आजादी का चिराग जलाया था। आज तुम उनसे कहते हो कि तुम यहां के हो या नहीं हो। भारत को आजाद कराने वालों में जिन्होंने खून बहाया था अपना, अपने खानदान का, अपनी नस्लें खपा दी थी, उनसे पूछते हो तुम के यहां भारत के नागरिक हो क्या नहीं हो। और जिन लोगों ने अंग्रेजों के तलवे चाटे थे, जिन्होंने मकबरियां की थी, जिन्होंने जासूसी की थी अंग्रेजों के लिए, आज वो पूछ रहे हैं कि तुम नागरिकता के लिए कुछ प्रमाण पत्र पेश करो। कैसा दिन आ गया है ये वक्त के फिरौन और हामान, जैसा अभी साहब ने कहा है, ये रंगा और बिल्ला की जोड़ी। इनके पूर्वजों से पूछा जाएगा कि अंग्रेजों की तुमने किस तरह गुलामी की थी। इनके पार्टी के बुजुर्गों से पूछा जाएगा कि अंग्रेजों के तलवे चाट कर किस तरह तुमने गांव की मुखबरियां की थी और गांव के लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया था। कल अंग्रेजों के गुलाम और उनकी मुखबरियां करने वाले लोग आज उनसे शरीयत और नागरिकता की बात पूछते हैं, जिन्होंने अपनी जानों को हजारों की तादाद में इस मुल्क में लुटा दिया। उनसे पूछा जाए, अरे कुछ शर्म करो, कुछ इतिहास पढ़ो, मालूम करो कि जो आज नारे तकबीर लगाते हैं उन्होंने आजादी की कैसी जंग लड़ी है। 1837 का सैयद साहब का काफिला पढ़ो, अंग्रेजों के खिलाफ किस तरह खड़े हुए थे। अरे 1857 की जंग भूल गए तुम लोग कि सबने मिलकर बहादुर शाह सफर को सरदार बनाया था, भूल गए। टीपू सुल्तान की वार भूल गए लोग। इस मुल्क को आजादी दिलाने के लिए सारा खानदान उठा दिया था। लोगों ने माफिया मांग मांग कर जायदादें बचाई हैं। राजस्थान के राजपूतों ने अंग्रेजों से माफिया मांगकर अपनी जायदादों और रजवाड़ों को बचाया है, लेकिन बहादुर शाह सफर और टीपू सुल्तान ने अपने खानदान को बचाने की कोशिश नहीं की। 3 सदियों तक मुगल हुकूमत करते रहे यहां पर, 3 सदियों तक। और उनका आज हाल यह है कि कलकत्ता के अंदर चाय बेचते हुए नजर आते हैं। सारा खानदान तबाह कर दिया गया। उन अंग्रेजों ने जिनके खिलाफ ये लोग खड़े थे, उनसे नागरिकता पूछते हो, जिन्होंने अपना पूरे खानदान को, बादशाहत को लुटा दिया, खानदान को लुटा दिया, उन लोगों से नागरिकता पूछते हो तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उन गरीबों को क्यों परेशान करना चाहते हो जिनके पास कोई कागज पत्र नहीं है, कोई कागज पत्र नहीं है। और कागज पत्र होने के बावजूद भी इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि ये कोई सच का साथ देंगे। आसाम की जुबैदा, एनडीटीवी के ऊपर देख लीजिए उसकी हालत। नागरिकता के जितने प्रमाण पत्र हैं सब उसके पास है, 15 के 15 डॉक्यूमेंट उसके पास है, लेकिन आज भी उसको डिटेंशन कैंप में जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। 15 डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद हाई कोर्ट वहां का कहता है कि पासपोर्ट, पैन कार्ड ये नागरिकता के लिए जरूरी नहीं है, इससे नागरिकता साबित नहीं होती। कौन सा प्रमाण पत्र लाएंगे? जमीन के कागजात। अरे यहां की 80% जमीन सिर्फ 200 खानदानों के बीच में है। लैंडलेस लोग हैं, लैंडलेस जमीन नहीं है उनके पास। वो प्रमाण पत्र कहां से लाएंगे? वो कहां से लाएंगे और क्या साबित करेंगे? तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि उन लोगों से नागरिकता का सवाल हो रहा है। हालांकि अगर ये सवाल उल्टा किया जाए, और अफसोस की बात यह है कि इसके रिपरकेशंस को भी नहीं देख रहे हैं। आसाम में जो एनआरसी हुई है 1600 करोड़ रुपए खर्च हुआ है उसमें, और पब्लिक के 2400 करोड़ खर्च हुए हैं करप्शन के अंदर।
गवर्नमेंट ने 1600 करोड़ खर्च की है और पब्लिक के करप्शन देने में 2400 करोड़ खर्च हुए हैं। गरीब आदमी कहां से लाएगा? ये प्रमाण पत्र बनाने के लिए पैसे कहां से लाएगा? आपको पता है कि इस मामले के अंदर जो हुकूमत ने प्लान किया है डिटेंशन कैंप, 100 डिटेंशन कैंप बनाने का प्रोग्राम है। एक डिटेंशन कैंप को 100 करोड़ रुपए लग रहे हैं। 10 लाख करोड़ तो सिर्फ डिटेंशन कैंप बनाने में लग रहे हैं। इसमें जो लोग डाले जाएंगे, उनके खाने पीने रहने, इनको देखने दिखाने के लिए जो अमला और स्टाफ लगेगा वो हजारों करोड़ में जाएगा। और अगर ये बजट बनाया जाए तो मुल्क का 1 साल का बजट बनता है। अरे क्यों इसकी परेशानी में पड़ना चाहते हो? ये महंगाई सर से ऊपर उठ रही है, इसकी फिक्र नहीं है तुम्हें? ये बेरोजगारी बढ़ रही है, इसकी फिक्र नहीं है? सेहत और तालीम के क्या मामला चल रहे हैं, इसकी कोई फिक्र नहीं है? तुम्हें नागरिकता प्रूफ करने की बड़ी पड़ी है कि वह नागरिकता के लिए सब कुछ किया जाएगा। हालांकि इस मुल्क के अंदर जो भी रहता है वो यहां का शहरी है, यहां का शहरी है। और ये शहरी बाय बर्थ है, अल्लाह ने उसको यहां पैदा किया, इसलिए वो शहरी है। नारे तकबीर। इस एतबार से यहां पर जो भी आदमी है वो यहां का शहरी है, इसको नागरिक मानना चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। लेकिन ये अजीब है, और इतने झूठ बोलते ही रहते हैं, इतने झूठ बोलते रहते हैं। अब ये प्रोसेस जो है एनपीआर का शुरू होगा। एनपीआर बेसिकली एनआरसी का पहला जो है कदम है, हम ये मानते हैं। और हम ये अपने दिल से बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि होम मिनिस्ट्री की जो 2018-19 की जो रिपोर्ट है, सालाना रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री की, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है, वजारत दाखिला की जो सालाना रिपोर्ट है, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनआरसी। ये एनआरसी का पहला कदम एनपीआर। आसाम में एनपीआर नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि वहां एनआरसी हो चुका है। जहां एनआरसी हो चुका है वहां एनपीआर की जरूरत नहीं है। गोया एनपीआर ही एनआरसी है, इसको मानकर ये चला जाए। और एनआरसी और सीए मिलकर, ये दोनों मिलकर आदमी की नागरिकता को रद्द करते हैं। और ये तीनों मिलकर भारत के बाहर जितने लोग हैं माइनॉरिटीज में, उनको भारत में लाने का जो मंसूबा है, और भारत में जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको देश से बाहर करने का मंसूबा है। ये है वो एनपीआर, एनआरसी और सीए का गठजोड़। इसलिए हम उसके खिलाफ हैं। आप मेरी नागरिकता की फिक्र मत कीजिए, मेरे पास सारे पेपर्स हैं, लेकिन उसके बारे में सोचिए जो सड़क पर मजदूरी करता है, जो खेतों में जो है गन्ने की जो है ज़राअत को काटता है, या सड़क के किनारे पत्थरों को तोड़ता है, उसकी परेशानी की फिक्र कीजिए। और उसकी परेशानी को देखते हुए यहां के 40% लोग इसी तरह परेशान होंगे जिस तरह आसाम में हुए। और आसाम में इतना सब किया गया, क्या हुआ? आसाम में इतना सब किया गया, क्या हुआ? आपको इल्म होगा कि सारा डाटा उड़ गया है। इतना प्रोसेस के बाद, इतनी मेहनतों के बाद जो कुछ किए जमा किया गया था, और ये 19 लाख लोगों को बाहर निकाला गया था, इसका पूरा डाटा उड़ गया है। सरकार के पास कोई डाटा नहीं है आसाम का। करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद, हजारों लोगों को लगाने के बाद, और कई साल इसमें लगाने के बाद उनके पास कोई डाटा नहीं है। अगर आसाम में ये हो सकता है तो मुल्क के दूसरे इलाकों में क्या होगा? क्यों ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं ये, और क्यों ऐसे हालात बनाना चाहते हैं जिससे मसाइल पैदा हों? और आप सब जानते हैं कि जब से ये कानून पास हुआ है, पूरे मुल्क में एहतजाज की एक लहर चली है। सारा मुल्क सरापा एहतजाज बना हुआ है। शाहीन बाग के नाम से सैकड़ों शाहीन बाग पूरे मुल्क के अंदर हो गए। और नारे तकबीर, नारे तकबीर। 2-2.5 महीने से मुसलसल ये जो एहतजाज जारी है, और ये सारा का सारा एहतजाज पुरअमन है, कोई वायलेशन नहीं है। हुकूमत इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। अरे आप डेमोक्रेसी के अंदर हैं, आप जमहूरियत के अंदर हैं, आप कोई तानाशाही के अंदर नहीं है।
अरे जब कोई यहां अपोजिशन भी लीगलाइज है, अपोजिशन को भी जो है मिनिस्ट्री का दर्जा दिया जाता है, अपोजिशन की बात सुनी जाती है। ये जो 2 महीने से लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं, आपके पास फुर्सत नहीं है कि इनसे बात की जाए। अदालतें क्या कर रही हैं? अदालतें भी 1-1 महीने को टाल रही हैं। गोया अदालतें भी इनके तहत आ गई हैं, अदालत के फैसले भी इनके तहत होंगे, इन्हीं की मर्जी के मुताबिक होंगे। और डराने और खौफ पैदा करने के लिए आप जानते हैं कि जामिया में एक पिस्तौल बरदार आ गया था, उसका कहा गया कि 17 साल का नौजवान इनोसेंट है, ये बालक है, और उसके बारे में इत्तला थी कि उसका बाप 20 साल पहले मर गया था। बाप 20 साल पहले मर गया, इसकी उम्र 17 साल है। पुलिस को झूठ बोलने के लिए भी कोई शर्म आनी चाहिए कि बाप तो मरा दिया, उन्होंने मरवा दिया है 20 साल पहले, और बेटी की उम्र 17 साल बता रहे हैं। अरे झूठ भी बोलो तो सलीके से बोलो। उसने जो लहरा कर जो हकीकत खोली है इनकी, वो गायब कर दी गई। शाहीन बाग के ऊपर एक और बंदूकधारी आया था, उसके बारे में यह है कि उसके राब्ते आरएसएस और बीजेपी के लोगों से, उसको पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। दिल्ली के जो हालात खराब हुए हैं, यह पूरे मुल्क में खौफ और हिरास पैदा करने के लिए है। यह दंगा नहीं है, यह हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं है, यह एक टेररिस्ट अटैक है, दहशतगर्दाना हमला है। आप वहां के लोगों को सुन लीजिए, वहां के हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं कि भाई हम तो यहां मिलजुल के रहते हैं, ये सब बाहर से आए थे लोग। ये कौन लोग थे और कौन इनको लेकर आया था, इसकी तहकीक कौन करेगा? जबकि पुलिस भी उनके साथ थी, पुलिस के आगे आगे बंदूक बरदार लोग थे। गलतफहमी पैदा करने के लिए कहा गया कि शाहरुख खान है, शाहरुख खान का नाम दिया गया। तहकीक के बाद मालूम हुआ कि यह तो अनुराग मिश्रा है। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। क्या करना चाहते हैं? हालात खराब करना चाहते हैं, पुरअमन एहतजाज खत्म करना चाहते हैं, सड़कों से उठा देना चाहते हैं, या ये कि जो लड़ाई जो हुकूक की है उसको खत्म कर देना चाहते हैं। आप उन लोगों से बात करना नहीं चाहते, उन लोगों की सूरत देखना नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरलोकेटर जो भेजे थे, मसालियाती टीम जो भेजी थी, उसने आकर सिर्फ उठने की बात की कि अब यहां से उठकर दूसरी जगह बैठ जाओ, लेकिन इशू पे कोई बात नहीं की कि क्यों बैठे हैं ये लोग। वो लोग जो मगरमच्छ के आंसू बहाते थे तलाक सरासा के मामले में, जिन्होंने कहा था कि मुस्लिम बहनों का दर्द देखा नहीं जाता, आज उनके आंसू कहां चले गए? ये मुस्लिम बहनें तुम्हारी 2-2 महीने 2.5 महीने से सर्दियों के जाड़ों में सख्त सर्दी की हालत में बैठी हुई हैं, और तुमको शर्म नहीं आती? नारे तकबीर। तुमको शर्म नहीं आती कि तुम बात भी नहीं करना चाहते हो? कैसे हुकूमत कर सकते हो तुम? याद रखो, ये तानाशाहों की हुकूमत का दौर नहीं है, यह हिटलर और मुसोलिनी का दौर नहीं है, ये लोगों को साथ लेकर चलने का दौर है। ये दौर लोगों की राजी मर्जी, इफाम और तफहीम के साथ लेकर चलने का दौर है। अगर हिटलर बनोगे, अगर मुसोलिनी बनोगे, अगर फिरौन और हामान बनोगे, तो तुम्हारे खिलाफ फिरौन भी खड़े होंगे, तुम्हारे खिलाफ मूसा की कुव्वत भी आएगी। तुम अगर रोमन एम्पायर बनोगे तो ईसा की कुव्वत तुम्हारे खिलाफ खड़ी होगी। नारे तकबीर। तुम घमंड मत करो, ये तकब्बुर मत करो। अरे खानदानों की बात है, मुगल जो परिवार है, मुगल परिवार 300 साल हुकूमत करने के बावजूद आज उसका नामो निशान नहीं है। ढूंढने से लोग मिलते नहीं है वो खानदान के। नेहरू खानदान जिन्होंने हुकूमत की शुरुआत यहां की थी, 70 साल में लपेट के रख दिए गए हैं। तो संघ परिवार क्या समझता है कि सदियों तक हुकूमत करेगा और जुल्म जबर के साथ करेगा? जुल्म जबर के साथ कोई हुकूमत नहीं चल सकती, जुल्म जबर के साथ कोई हुकूमत नहीं चल सकती। यह हुकूमत खत्म होने के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं, यह हुकूमत खत्म होगी, इतना याद रखिए। जो आयत मैंने तिलावत की है, यह मुताले के बाद अल्लाह ताला ने साफ कहा है, वो जालिमों को हम हलाक करके रख देंगे जो ये मुतालबे करते हैं, जो एनआरसी, एनपीआर और सीए के जरिए से ये चाहते हैं कि कुछ लोगों को मुल्क बदर कर दें,
और कुछ लोगों को अपनी मिल्लत में शामिल कर लें, अगर ये उनका इरादा है तो अल्लाह का फैसला भी है कि उनको हलाक करके रख देगा। नारे तकबीर। हलाक कैसे करेगा? हुकूमत खत्म हो जाएगी, इस जमीन पर उनके इख्तिदार के नामो निशान मिट जाएंगे। कहां है ये फिरौन और हामान, ये नमरूद कहां है? ये वक्त के गरजते हुए शहंशाह किधर हैं? सबको जमीन खा गई है, सब उजड़ गए हैं। याद रखो, किब्र और घमंड के अंदर जो फैसले करते हो, अगर वो इंसानों के हक में नहीं है, इंसानों को परेशान करने, उन पर जुल्म करने, उनको तिगनी का नाच नचाने के लिए अगर तुम फैसले करते हो, तो याद रखो कि इससे बड़ी जो अदालत है, वो अदालत ऐसे फैसले करेगी कि तुम्हारे नामो निशानी जमीन से मिट के रह जाएंगे। कोई जानने पहचानने वाला नहीं होगा, तुम्हारी कब्रों को तक कोई जानने पहचानने वाला नहीं रहेगा। इतना याद रखो। आज बड़े बड़े ये जो गुजरे हैं, इनके नामो निशान कोई नहीं जानता है। हर आदमी अच्छी तरह जानता है कि तारीख इनको कुचल कर गुजर जाती है। तारीख का पहिया तुम्हें भी कुचल कर गुजर जाएगा अगर तुमने इंसानों के बारे में गलत किस्म के फैसले किए। हम ये कहते हैं कि ये एनपीआर, एनआरसी और सीए वापस लो। ये जुल्म के कवानीन है, ये सिया कवानीन है, इन्हें वापस लो। अगर ये कवानीन बाकी रहे तो इंसानों का इस्तेहसाल होगा, उन पर जुल्म होगा। 40% कम से कम इंसानों का इस्तेहसाल इस मुल्क के अंदर होगा। इसलिए सबने मिलकर ये फैसला किया है कि इसके प्रोसेस का बैकआउट किया जाएगा। हम ये सीएए को नहीं मानते, सीएए को नहीं मानते, इसको वापस लेने का मुतालबा करते हैं। इस कानून के, सिया कानून के खिलाफ जब तक ये खत्म नहीं होता या वापस नहीं लिया जाता, एहतजाज जारी रहेगा। पूरे मुल्क का फैसला ये एनआरसी जो लागू नहीं है, इस प्रोसेस को मुल्क में लागू नहीं होने देंगे। और एनपीआर जो अभी शुरू होने वाला है, उस एनपीआर का हम बायकॉट करेंगे। बायकॉट के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम पुरअमन तौर पर इसका बायकॉट करेंगे और हुकूमत को बतलाएंगे कि हम तुम्हारे किसी फैसले को कहीं तायद और ताउन नहीं देंगे। यह फैसला न सिर्फ मुस्लिम जमातों का है, यह फैसला गैर मुस्लिम जमातों का भी है। और वो अलायंसेस जो इस सिलसिले में बने, उन सबका फैसला है कि एनपीआर जो कि सीएए और एनआरसी का पहला कदम है, इसका बायकॉट किया जाएगा। बायकॉट कैसे करेंगे? बायकॉट कैसे करेंगे? सब बायकॉट करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? बायकॉट करेंगे, अब जाहिर है हमारी जो रियासत है, इसके जो वजीर आला है, उन्होंने पहले कहा था कि हम ये होने नहीं देंगे। लेकिन वजीर आजम से मुलाकात करने के बाद, प्रधानमंत्री से मिलने के बाद उनके तेवर भी बदल गए हैं और उन्होंने कहा है कि एनपीआर को हम लागू करेंगे। जब हंगामा हुआ, एनसीपी और कांग्रेस ने ये इशू उठाया, तो फिर ये कहा कि हम 3 लोगों की कमेटी बना देंगे। जो अलायंस, उनकी गवर्नमेंट की जो अलायंस है, उन 3 सीनियर मिनिस्टर की कमेटी बना दी गई है। अब वो जो फैसला करेगी, हम उनसे नुमाइंदगी करेंगे, हम उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनको इस बात के लिए कायल करेंगे कि एनपीआर आम इंसानों के लिए जहन्नम है, इसको खत्म होना चाहिए, ये लागू नहीं होगा। शरद पवार साहब वगैरह ने तो ये बात कही है कि जो कानून के खिलाफ हमने पार्लियामेंट में वोट डाला था, उस कानून को अपनी रियासत में हम लागू नहीं होने देंगे। इसी एतबार से हम रियासतों ने जो बहुत, पंजाब ने उसका रेजोल्यूशन पास किया है कि इसको हम लागू नहीं होने देंगे। अब तो नीतीश कुमार बिहार के अंदर भी कह रहे हैं, केरला के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, उड़ीसा के अंदर, तेलंगाना के अंदर, ये सब हो रहा है कि इसका बैकआउट करेंगे। हमारी कोई स्टेट मशीनरी काम नहीं आएगी। आखिर कौन सा ऐसा सेंटर है जो स्टेट मशीनरी के बगैर अपने कानून को नाफिज कर दे? सारी रियासतें कह रही हैं कि हम ये नहीं चाहते, लेकिन मरकज चाहता है कि नहीं, ये होकर रहेगा। हम भी ये कहना चाहते हैं कि जितनी जिद वो कर रहे हैं कि ये 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, जबकि उनको पीछे हटने में कोई नुकसान नहीं है। 1 इंच पीछे हटने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जिनको नुकसान होना है, उनकी भी जिद है कि वो भी 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। उनकी भी जिद है कि वो पीछे नहीं हटेंगे, तावक्त है कि कानून को लपेट कर रखा ना जाए, या तावक्त है कि इसको वापस न लिया जाए। उनकी भी जिद है कि वो जब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे। इस बात को भी हम यहां पर रखना चाहते हैं। इसलिए जहां तक मुसलमानों का मामला है, मैं ये आपसे साफ कह देना चाहता हूं कि देखिए, तलाक सलासा पे हम सोते रहे, अल्लाह हमारी गलतियों को, खामियों को, कोताहियों को माफ फरमाए।
तलाक सलासा पे हम सोते रहे, 370-35A पे सोते रहे, UAPA का कानून अमेंडमेंट होकर भयानक होकर आ गया, हम सोते रहे। बाबरी मस्जिद का फैसला फैक्ट्स के बजाय फेथ पर दिया गया, हम सोते रहे। सरासर ज्यादती की है सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के खिलाफ, यह ऐसा फैसला करे। फैक्ट्स के खिलाफ फेथ को तरजीह देकर फैसला किया गया है। मुसलमान दिल से इसको तस्लीम नहीं करते। अब जब NRC और NPR वगैरह आया है, अब खड़े हुए हैं, अब खड़े हुए हैं। शरीयत के ऊपर जो कौम खड़ी नहीं हुई, अल्लाह ने शरीयत के ऊपर उसे खड़ा कर दिया है। और जब शरीयत के ऊपर खड़े हो गए हैं तो अब बैठिए मत, अब आराम मत कीजिए। अगर अब बैठने का फैसला कर दिया तो याद रखिए आधी सदी तक उठने नहीं दिया जाएगा, आधी सदी तक उठने नहीं दिया जाएगा। अगर खड़े हो गए तो चलते रहिए, क्योंकि चलने में ही बरकत है और इसी से हमारे मसले हल होने वाले हैं। ये NPR और CA और NRC का भूत उसी वक्त खत्म हो सकता है जब हम खड़े रहें, तो चलते रहेंगे यहां तक कि ये सारे बुत खत्म हो जाएं और टूट कर बिखर जाएं। उस वक्त तक हमें चलते रहना है। इसलिए कि हमारा ईमान और यकीन भी ये बात पर है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, ये हमारा यकीन है। अल्लाह ने जो फैसले किए हैं वो एनालिसिस एक बताता है, अल्लाह के फैसले कुछ और हैं। वो ये कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बातिल से दबने वाले आसमां नहीं, हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। ये इम्तिहान हम देते रहेंगे और इंशाअल्लाह सुर्ख रो के निकलेंगे और अपनी कामयाबी जमीन पे भी दर्ज कराएंगे और आखिरत को भी इससे कामयाब होने कोई दुनिया की ताकत हमें रोक नहीं सकती। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।